तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आज के मैथ सॉल्यूशन में। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आज हम देखेंगे कवक या फिर फंगी के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। सुगम विज्ञान और डॉक्टर केसी सिन्हा का जो भी वीडियो हम बना रहे हैं उसका, ठीक है। और कमेंट में कुछ लोग लिख रहे थे इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए, ठीक। तो इसका क्वेश्चन आंसर तो मिलेगा, लेकिन पहले हम इसको पढ़ा दें, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो बना देंगे और पीडीएफ भी इसका अवेलेबल हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ा रहे थे तो आप लोग से पूछे भी थे कि आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर चाहिए या फिर इसी तरह से पढ़ना है। तो कमेंट बॉक्स में तो सिर्फ 1-2 कमेंट ही आया था कि हमको इसी तरह से पढ़ा कर ही क्वेश्चन आंसर चाहिए। तो अभी भी आप कमेंट कर सकते हैं कि क्या आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर चाहिए, और जिसका ज़्यादा कमेंट होगा वही होगा, ठीक है। तो कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट के हिसाब से हम चलेंगे, तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कवक को हम इंग्लिश में फंगी बोलते हैं। तो एल्गी की तरह कवक भी ऐसे पादप है जिनका शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित नहीं होता है। इसमें भी जड़, तना, पत्ती नहीं होता है। इनकी रचना अत्यंत सरल होती है। इनमें क्लोरोफिल नामक रंजक नहीं होता है, क्योंकि ठीक है ना, जो फंगी होता है उसमें क्लोरोफिल नामक रंजक नहीं होता है, इसलिए ये हरा भी नहीं होता, ये प्रकाश संश्लेषण भी नहीं करेगा, ठीक है, शैवाल की तरह। और उसकी तरह ये खुद से भोजन भी नहीं बनाएगा। अतः हरे पौधे की तरह ये अपना भोज स्वयं संश्लेषित नहीं करते। ये सामान्यतः मृतोजीवी यानी सैप्रोफाइटिक होते हैं, या फिर परंतु इनकी कुछ प्रजातियां परजीवी भी होती है, यानी दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, या फिर मरे हुए जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं जो मृत जीवी होंगे। ये एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय होते हैं। कुछ एक कोशिकीय होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ईस्ट हो गया, तो ये एक कोशिकीय हो गया, ठीक है। और ईस्ट जो है वो फर्मेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे म्यूकर हो गया आपका, तो फोटो हम देने का कोशिश करेंगे इसका। तो ये आपका जो कवक है, फंगी है, उसका यहाँ पे आपका दिखा रहा है। ये भी एक फंगी है, ये भी एक फंगी है। फंफूद हो गया, ठीक है, या फिर किट मोल्डस हो गया, और मशरूम हो गया। तो हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। मशरूम को हम लोग कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं, इसको हिंदी में शायद ऐसा बोलते हैं, तो आप याद रखिएगा। कुछ साधारण ये कवक हुए, ठीक है। तो इसको हम आगे देखेंगे। और तो इसी में हम सबसे पहला ईस्ट देख लेते हैं। ईस्ट के बारे में बोल रहा है कि ईस्ट लगभग गोलाकार या फिर अंडाकार एक कोशिकीय कवक है, ठीक है। या तो आपको फोटो दिखा होगा तो गोलाकार या फिर अंडाकार होता है। ईस्ट कोशिका झिल्ली जो होता है, एक कोशिका भित्ति से घिरा होता है। इसका जो कोशिका झिल्ली बाहरी आवरण होता है, एक कोशिका भित्ति से घिरा होता है। इसमें एक न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है बीच में, जैसा कि इस तरह से सेल होते हैं, केंद्रक होगा। और बड़ी रिक्तिका यानी रसधानी होता है, बड़ा सा बोल रहे हैं यहाँ पे, बड़ी रसधानी होता है इस टाइप से, ठीक है। मतलब कि ये सब कोशिकांग है। ये हम 9th में कोशिका पढ़ेंगे, तब इस डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग में रसधानी होता है लेकिन छोटा होता है, और भी बहुत सारे जैसे कई दानेदार रचनाएं तथा वसा की बूंदें पाई जाती है सेल में, ईस्ट की सेल में। ईस्ट कोशिका रंजक आयोडीन से, मतलब ईस्ट कोशिका रंजक आयोडीन से भूरे लाल रंग का हो जाता है। कौन ईस्ट बोल रहा है ऐसा? ईस्ट कोशिका रंजक आयोडीन से वो भूरे लाल रंग का हो जाता है। ईस्ट कोशिकाओं का प्रसारण एक स्थान से दूसरे स्थानों पर वायु के झोंकों तथा कीटों के द्वारा होता है, ठीक है। वायु और कीटों के द्वारा यहाँ से वहाँ उसका स्थानांतरण या प्रसारण होता है। ये धूल कणों के साथ भी प्रसरित होती है, यानी फैलते हैं इसके द्वारा भी, धूल के द्वारा। ये प्राय ऐसे खदानों पर उगते हैं जिसमें शक्कर अधिक मात्रा में हो। ईस्ट की बात कर रहे हैं तो शक्कर अधिक मात्रा में मौजूद होती है, वहाँ पे ये फैलते हैं। जैसे अंगूर हो गया, सेब हो गया, विभिन्न मीठे फलों के रस, दूध इत्यादि अनुकूल परिस्थितियों में इस सामान्यतः मुकुलन के द्वारा या फिर कभी कभी विद्युत विभाजन के द्वारा, मैंने 2 भाग में बांटकर के द्वारा अपनी संख्या में तेजी से वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो ये फल के द्वारा भी शराब बनाया जाता है, यानी अल्कोहल जैसे कि बोल दें। तो इससे हम ये सब पहले पढ़ चुके हैं कि अल्कोहल बनाने में भी किण्वन के द्वारा ही होता है वो अल्कोहल निर्माण। अब मुकुलन क्या होता है? जैसे आप ओल वगैरह जिस तरह से रोका जाता है उस तरह से, जैसे टहनी वगैरह रोकते हैं उसको हम लोग मुकुलन कह सकते हैं, के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि होती है इस तरह से। इनमें प्रजनन की विधि लैंगिक भी होती है, यानी सेक्सुअल भी होती है। ये अवायवीय यानी अनऑक्सीजन यानी बिना ऑक्सीजन, ठीक है, अर्थात ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी रहने में सक्षम है। और यही कारण, बिना ऑक्सीजन के कारण ही उसमें किण्वन होता है, ठीक है। सूखे पाउडर या फिर टैबलेट के रूप में ईस्ट को लगभग 4 वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये सब याद रखेगा, परंतु मात्र 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर ही ईस्ट कुछ मिनटों में ही नष्ट हो सकता है। 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर।
और ईस्ट के बाद हम देखेंगे फफूंद एवं कीट। ये तो आपका हर जगह जैसे दीवार में मिल जाएगा और भी बहुत सारे अनाजों में भी ये लग जाता है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये भी एक कोशिकीय कवक है, ये भी एक कोशिकीय, तो ये भी याद रखिएगा ये कोशिकीय कौन सा कवक है और बहुकोशिकीय कौन सा, तो ये भी हो सकता है पूछा जाए। ये मृतोपजीवी तथा परजीवी दोनों होते हैं, मतलब मरे हुए जीव के पर से भी अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं और परजीवी यानी दूसरे जीवों से भी, ठीक है। मृतोपजीवी फफूंद एवं कीट प्रायः सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर ये उगते हैं, जो सड़े गले होते हैं उन पर। अक्सर चमड़े के गीले जूते या फिर गीले सूती वस्त्रों पर अक्सर ये उगते हैं। परजीवी फफूंदी या कीट आलू गेहूं के पौधे, ठीक है, नींबू संतरा जैसे फलों के पौधों पर भी उगते हैं। अब बात करें मोल्स के बारे में, तो ये बहुकोशिकीय कवक है, ये भी याद रखेगा कि ये बहुकोशिकीय है। बोलेगा बहुकोशिकीय कवक तो आप मोल्स बता दिए। इसके अंतर्गत में आयरोजोप्स और पेंसिलियम आते हैं। ये सफ़ेद महीन धागे की बनी जाल जैसी रचना की तरह दिखते हैं, तो इसका भी आपको फोटो दिखे रहा होगा, ठीक है। जाल सदृश रचना जो होता है उसको हम बोलते हैं माइसीलियम, वो कहलाता है। माइसीलियम की बारीकी धागे जैसी रचना जो होता है उसको हाइफी कहलाते हैं। तो ये सब माइक्रोस्कोप से देखने पर पता चलता है, ठीक है। मोल्स मृतोपजीवी होते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे राइजोप्स तथा पेंसिलियम मोल्स के समान उदाहरण है। मोल्स अक्सर नम पावरोटी की सतह पर उगे हुए दिख जाते हैं, तो इसका भी हमने बहुत अच्छा फोटो दिया है, तो वो देख रहे होंगे। ये सड़ी गली सब्जियों, फलों, मांस, चमड़े या मृत पेड़ पौधे के तने और पत्तियों की सतह पर उगते हैं। इनके अतिरिक्त ये नम अनाज जैसे गेहूं, चना तथा दाल, अचार तथा जैसे खाद्य पदार्थों पर भी उगते हैं। अचार तथा जैम जैसे बोल रहा है, ठीक है, अचार तथा जैम जैसे खाद्य पदार्थों पर भी उगते हैं। ये अक्सर मवेशियों के मल पर भी उगे हुए दिखाई देते हैं। और ये जो फोटो दिख रहा होगा इसका हमने अच्छा एक फोटो दिया है, जो पाव रोटी पर जो भी होता है उसको अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा जो आपको दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं इसका लाभ और हानि के बारे में। तो लाभदायक कवक भी कुछ हैं, जैसे में पहला हमने देखा ईस्ट, तो ईस्ट में कार्बोहाइड्रेट का किण्वन करने की क्षमता होती है। कार्बोहाइड्रेट का किण्वन मतलब उसको तोड़कर उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है, और वो पायरुवेट के दो अणु में टूट जाते हैं। तो ऐसा हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास में, तो ऐसा हम सब में भी होता है, लेकिन हम सब में फिर वो जो टूटता है वो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन से फिर ऑक्सीडेशन होकर वो एटीपी ऊर्जा हमें मिलता है। तो ये सब हम 10th में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये सिर्फ टूटता है बिना ऑक्सीजन की, बिना अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है। और यही कारण यहाँ पे देख रहे हैं आगे, इस कारण से इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के पेय तथा खाद्य पदार्थों बनाने में किया जाता है। शकरा घोल जैसे अंगूर, सेब तथा ताड़, खजूर आदि के रस का ईस्ट के द्वारा किण्वन करने से कार्बन डाइऑक्साइड तथा एल्कोहल बनते हैं। एल्कोहल तथा विभिन्न प्रकार के शराब का व्यापारिक उत्पादन इस प्रकार किया जाता है। बैक्टीरिया के साथ मिलाकर एक्टोबैक्टर नामक ईस्ट का उपयोग सिरका यानी विनेगर हमने पीछे देखा था, चीज़ बोले तो पनीर जो कि एक डेयरी प्रोडक्ट है, तथा एसेटिक अम्ल बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो ये सब भी हमने देखा था, लेकिन ये नहीं देखा, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि इसका मिलाकर एक्टोबैक्टर नामक ईस्ट का उपयोग सिरका और ये सब बनाने में किया जाता है। तो बैक्टीरिया के साथ इसको मिला दिया जाता है, तो ईस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, तो उसको मिला दिया जाता है और फिर एक्टोबैक्टर बनाकर यहाँ पे देख रहे हैं कितना विनेगर, चीज़ तथा एसेटिक अम्ल बनने में किया जाता है। दूसरा नंबर में इसका बेकरी उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे पाव, रोटी, केक आदि, तो ये सब फूला हुआ दिखते हैं, तो ये सब उसी के कारण से होता है, किण्वन के कारण। तो आदि बनाने में किया जाता है। गीले आटे तथा मैदा में किण्वन क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिसके कारण पाव, रोटी, केक आदि फूलकर हल्के तथा सरंग यानी रंध्रपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। और ये हमारा तीसरा है कि ईस्ट विटामिन बी तथा कुछ पाचक योग्य यानी पचाने वाले कुछ कंपाउंड का ये महत्वपूर्ण स्रोत है। कवक, ईस्ट बोल रहे हैं ना, ईस्ट, ठीक है। चौथा नंबर, पेनिसिलियम नामक कवक से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनता है। एंटीबायोटिक जैसे कि आप लोग दवा वगैरह खाते हैं तो एंटीबायोटिक दिया जाता है, ठीक है। वो तो जो रोग होते हैं उसके जो भी जीवाणु कीटाणु होते हैं उनसे लड़ने में मदद करते हैं। एंटीबायोटिक ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं तथा उनका नाश करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरोमाइसिन, तो ये दवाई में मिला हुआ कम्बिनेशन है, तो ये सब एंटीबायोटिक का नाम दिया हुआ है। तो ये सब नामक एंटीबायोटिक भी कवक से ही प्राप्त होते हैं। पाँचवा नंबर यहाँ पे बोल रहा है दुग्ध उत्पादन यानी चीज़ यानी पनीर, डेयरी प्रोडक्ट बोले थे, तो इसको परिपक्व यानी तैयार करने में तथा उसमें विशेष खुशबू लाने में कुछ कवक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें भी कुछ कवक का उपयोग किया जाता है। और अब हम देखेंगे हानिकारक कवक।
तो पहला में यहाँ पे बोला कवक कच्चे और पक्के वैसे खाद्य पदार्थों को जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है उसको किण्वन क्रिया द्वारा नष्ट कर देता है, ठीक है, उसको नष्ट कर देता है। तो यह हानिकारक कवक हुआ। किण्वन की क्रिया गर्म एवं नम वातावरण में तेजी से होती है, ठीक है, और इसीलिए हम लोग भी खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के लिए ठंडे तापक्रम पर जैसे कि फ्रिज में रखा जाता है ना, ऐसा करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले कवकों की कुछ प्रमुख किस्में निम्नलिखित है। जैसे यहाँ पे फसलों में रोग उत्पन्न करने वाले कवक की बात करें तो यहाँ पे पिक्सिनिया और उस्टिलैगो ये हमारा है। और जंतुओं में बोल रहे हैं में डिक्टिलेला और आर्थ्रोबोट्रिस ये, और मनुष्यों में जैसा माइक्रोस्पोरियम और आर्थ्रोड्रामा। तो ये सब याद रखिएगा। तो यहाँ पे जंतुओं में, फसलों में, मनुष्यों में कौन सा कवक रोग फैलाते हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आता है कवक पादपों और जंतुओं में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे प्रष्ट, अस्मट, ये सब रोग है, ये तो पौधे में होते हैं। बिल्ट ये भी पौधे में ही होते होंगे, और ब्लाइड ये भी पौधे में होते होंगे, ठीक है। तो और यह रस्ट जिसको हम लोग बोल सकते हैं जंग लगता है उसको, ठीक है। तो पौधे में जो रोग होते हैं जैसे बिल्ड, तो यहाँ पे पत्ता में शायद वो उसका रंग हट जाता है, भूरा टाइप से हो जाता है। इसका फोटो देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सब जो भी रोग हमने देखा वो पौधे के कुछ समान रोग हैं। ऐसे रोग कभी कभी पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। कवकों के कारण मनुष्यों में दाद, खुजली जैसे चर्म रोग होते हैं। तो मनुष्य में इस तरह से जो रोग होता है वो आपका कवक के द्वारा होता है। चर्म रोग यानी रिंग वॉर्म, जिस तरह से नोचनी, दांत खुजली, ये सब होता है। तीसरा नंबर, कुछ कवक विशेषकर बरसात के मौसम में नम कपड़े, चमड़े के बने सामान तथा लकड़ी के फर्नीचर पर उगकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये भी आपको पता ही होगा। चौथा नंबर, मशरूम की कई प्रजातियां होता है, ठीक है, अत्यंत विषैले भी होते हैं। अतः भोजन के लिए मशरूम के उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो जान भी जा सकती है। तो वीडियो को यहीं पिन करते हैं। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। कमेंट बॉक्स में अपना जो भी आपका मन करे वो कमेंट कर सकते हैं, आपको इससे रिलेटेड या फिर आपका कोई मन में क्वेश्चन है। तो चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।